हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससीजीएल मेंस का जो सॉल्यूशंस है वो कर रहे थे। एक्चुअली जो सीजीएल मेंस का जो पेपर है ये 4 शिफ्टों के अंदर हुआ है। अपन ने 3 शिफ्टों के पेपर हल कर चुके। आज अपन जो चौथी शिफ्ट है जो कि 7 मार्च को हुई थी उसके सारे के सारे 30 क्वेश्चन आज अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से हल करते हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 7 तारीख है इसी को चौथी शिफ्ट का पेपर हुआ था जिसके अंदर सारे के सारे 30 क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाना होता है, किस क्वेश्चन में कम टाइम लगाना होता है, किस ट्रिक से क्वेश्चन को हल किया जाता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहां बोल रहा है कि यदि a कोट थीटा प्लस b कोसेक थीटा इज इक्वल टू p है, b कोट थीटा प्लस a कोसेक थीटा इज इक्वल टू q है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को इनका स्क्वायर निकालना है। तो अपन यहां क्या करेंगे, इधर भी इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर क्या आता है, यहां पर आ जाएगा अपने पास 2ab कोट थीटा और ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, ये होगा क्योंकि 2ab भी तो आता है अपने पास, और यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये p स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार 2ab ये क्या हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना है, दोनों को घटा देंगे। तो ये दोनों टर्म दोनों के अंदर सेम है तो ये आपस में कट जाएगी। तो इन दोनों में से अपन क्या करेंगे, कोट स्क्वायर तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो कोट स्क्वायर इसके अंदर कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर से कोसेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ रहा है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मान ही पूछ रहा है अपने से कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी स्पीड बनानी होती है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड के साथ करना होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC एक समांतर हैं। AB और DC जो भुजाएं समांतर हैं, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है 8 मीटर है, साथ ही AD बराबर BC बराबर 10 मीटर है। ठीक है, AB बराबर 15 मीटर है जो कि DC से छोटी है। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है ये। ठीक है, इसकी जो लंबवत दूरी है ये कितनी है, ये यहाँ पर 8 मीटर दे रखा है, ये हो गया 8 मीटर, और ये क्या है, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, ये भी 8 हो जाएगी, और यहाँ पर AD BC बराबर 10 है, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ये भी 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है ये 6 8 10 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि AB बराबर 15 है, ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगी।
और यहाँ पर इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 6 जब 12 65 हो जाएगा। तो इसका परिमाप अपने पास कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इसकी वैल्यू ये दे रखी, तो अपने को सिर्फ यहाँ पर ए प्लस बी निकालना है। ए कितना है 0.7, बी कितना है 0.3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा अपने पास। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 17, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इक्वल टू 5 है। तो ये यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर अपन चारों ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। वैल्यू पुटिंग कर देंगे। x की वैल्यू अगर 3 रखा तो 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 रखा 27 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार x की वैल्यू 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 रखा तो ये कितना होगा, 27, माइनस का 27 में से 8 गया तो 19 होगा माइनस का, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर अपन क्या करें, x की वैल्यू 1 रखा तो 2, y की वैल्यू 3 रखा तो 27, तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रखेंगे अब मान। x की वैल्यू 3 रखा तो ये 8, y की वैल्यू 2 रखा तो 9, 8 और 9 कितना होता है, 17। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन से चेक कर लेना था और अपना राइट आंसर निकाल लेना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और यहां बोल रहा है कि पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 5, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, पी और क्यू फिर तीसरे दिन कार्य करते हैं। इसी क्रम में ये कार्य करते हैं। जब कार्य पूरा नहीं हो जाता, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो P यहाँ पर 5 दिन ले रहा है और Q यहाँ पर 10 दिन ले रहा है और R यहाँ पर कितने 15 दिन ले रहा है। इनका जो लघुत्तम है ये कितना आएगा, 30। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, Q की हो जाएगी 3, R की हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि पहले दिन कौन कर रहा है, P और Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। फिर बोल रहा है P और R दूसरे दिन ये कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। फिर तीसरे दिन कौन करेंगे, P और Q। तो 2 दिन में कितना कर रही है, 2 दिन में 17 कर रहे हैं। तीसरे दिन P और Q करेंगे तो 26 काम कर लेंगे। ठीक है, 3 दिन में 26 काम कर लेंगे, बचेगा कितना, 30 करना है, बचेगा कितना, 4 बचेगा। अब कौन करेगा, P और R करेगा, किस एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। तो ये 1, ये 2, 2 दूना 2 तिया 6 रे कितना हो जाएगा, 7। तो 7/2 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब इस कार्य को पूरा करने में 7/2 दिन लगेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख 57x माइनस 19y इक्वल टू 399 निर्देशांक अक्षों को काटता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से। इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री और स्टैटिक्स और यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक ऐड हो गए हैं जो अब क्या नाम से हर एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। जैसे स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों तरफ 19 से काट देंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस का y 19 से काटा, 19 दूना 38, 19 से कम 19। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे मान रख के देख लेंगे। तो 7 रखा तो ये 21 आ रहा है, 0 रखा, 7 और 0 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 और 21 रखेंगे तो 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी है, 21। तो यहाँ पर माइनस का 21 हो रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर अपना नहीं होगा। इसी प्रकार माइनस का 7 तो ये माइनस का 21 हो रहा है, तो ये भी अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी प्रकार ये है 7 वाला कर रहा है तो 7 रखेंगे तो 21 और ये 0। ठीक है,
y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 21 रखेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन से चेक कर लेना था कि कौन से जो मान है इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7, और ये किस्त वाला क्वेश्चन है जो कि काफी आसान है। यहाँ बोल रहा है कि रजनीश ने एक बैंक में 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज चक्रवृद्धि होता है तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दर कितनी है 40%, तो इसको अपन फ्रैक्शन रूप में क्या लिखते हैं 2/5। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, अपन ने 5 उधार लिया और 1 वर्ष बाद कितना चुकाएंगे, 7 चुकाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वक्त कितना उधार लिया, 25 उधार लिया, चुकाएंगे कितना, यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 49 अपने को चुकाना है। लेकिन अपने पास दोनों किस्त समान है तो इसको भी अपने को 49 करना होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को भी। ठीक है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अपन ने उधार कितना लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 उधार लिया, जबकि उधार कितना लेकर रखा है यहाँ पर 1500, और चुकाना कितना है यहाँ पर 49 चुकाना है, तो 49 की वैल्यू अपने को निकालना है। तो 10 से 10, ये कितनी बार 25 बार, 25 को 49 से मल्टीप्लाई किया, 25 नाम 225 का, 5 हासिल का 22, 25 चौक 100 और 22 122। ठीक है, तो यहाँ पर जो किस्तें ये कितनी आ रही है 1225 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। रेशियो से काफी आसानी से हल हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो क्या है, वो अपन जब जो दर है इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लेते हैं और अपन क्या करते हैं इसको ऊपर बढ़ा के लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के जो दर है ये कितनी हो जाएगी 7/5 हो जाएगी। तो अपने को जो ये 7 है इसका भाग देके देख लेना होता है ऑप्शन में। जो अपन ऑप्शन में 7 का भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये 2 ऑप्शन है जिसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो अपने को यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है राइट आंसर निकालने में। तो अपने को एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए जो रेशियो का मेथड है इससे अपने पास एग्जैक्ट आंसर आता है, तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि एक क्लियरेंस में सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 में एक शर्ट खरीदी तो उसे शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 45% की यहाँ छूट मिल रही है तो ये कितने में खरीदेगा 55% में खरीदेगा। तो यहाँ पर 55% की वैल्यू कितनी है 330 है। 100% की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। 11 से 5 बार, 11 से 30 बार, 5 ये 6 बार, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 600। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 600, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे या मिनट के लिए काम करें कि उतने ही समय में दीवार का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर 10 घंटे में 6 व्यक्ति मिलकर कोई दीवार बना रहे हैं, तो 12 व्यक्ति मिलकर कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये 1 बार, ये 2 बार, 2 बार, ये 5 बार, तो यहाँ पर इसको कितना लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर 5 घंटे के अंदर ये 12 व्यक्ति पूरी दीवार को बना देंगे जितना पहले बना रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4, 5 घंटे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर इनका एवरेज पूछ रहा है, तो अपन सबको जोड़ देंगे और ये कितनी संख्याएं हैं, ये अपने पास 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ा 2 8 10, 10 6 16, 17, 17 4 21, 2 23, 6 29, 6 35 और 3 38 का 8 हो जाएगा, हासिल का 3, 11 9 20, 20 9 29, 29 9 38, 38 3 41, 41 से 3 44, 44 से 7 51, 51 और 5 56, 56 9 65, 65 का 5 हासिल का 6।
12, 12 3 15, 5 20, 20 से 6 26, 26 से 9 35, 35 से 5 40, 48 से 4 52, 52 से 6 58। तो ये हो जाएगा अपने पास 58। ठीक है, संख्या कितनी है? 9 है। 9 का भाग लगा देंगे, 9 6 की 54, बचा कितना यहाँ पर 4, 9 5 45। ठीक है, भाग टूट की 0 लगा देंगे, यहाँ पर कितना होगा? 0 उतारा तो यहाँ पर पॉइंट, तो 9 8 72, 9 8 72, तो इसको अपन 8 जाएगा, पॉइंट के बाद 8 8 8 आएंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद 89 लगा सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 450.89 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इतना करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, दोनों को 12 महीने के लिए काम कराते हैं। तो ए तो शुरू से काम कर रहा है, तो ये टोटल पूरे 12 महीने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग में कितना निवेश किया? 75,000, तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो बी है ये क्या कर रहा है? यहाँ पर 5 महीने के लिए काम कर रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे? ये 5 महीने बाद आया तो ये 7 महीने के लिए ही काम करेगा। ठीक है, इन दोनों का अपन क्या करेंगे? रेशो निकाल लेंगे। तो 3 0 से ये 3 0, ये 15 से कितना बार 5 से कट रहा है? 15 बार। ये 5 से 16 बार कट रहा है। ये 3 बार कट रहा है 4 से, ये 4 बार कट रहा है। 3 5 45 हो जाएगा, ये 15 3 45, और ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ए और बी का जो रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो भी क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो अपने को जहाँ ए है, ए यहाँ क्या है? 45 है, तो जो अपने पास इसका हिस्सा होगा ये 45 का मल्टीपल होगा, या इस यहाँ पर 9 का फैक्टर भी होगा। तो जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 9 से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इनका अंकों का योग करेंगे तो 9 नहीं आ रहा, तो ये अपना क्या होगा? राइट आंसर नहीं हो सकता। इनके अंकों का योग करेंगे तो 6 5 11 9, इनके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। जहां ये है इनके अंकों का योग भी 9 नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इनके अंकों का योग यहाँ पर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। तो आपको इस पे टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाना था, क्योंकि यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको हल करके भी देख लेना, इसका आंसर यही आने वाला है। तो सीधा अपन ने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल किया। आपको एग्जाम में इसी तरीके से हल करना है। आपको क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना होता, आपको उतना ही हल करना होता है ताकि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी एक सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, तो 350 मीटर लंबी है, 1250 मीटर लंबी सुरंग है, ये इसकी स्पीड पूछ रहा है, टाइम इसको 80 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा तो ये कितना आ रहा है? 1600। 1600 में इस 80 का भाग दे देंगे तो अपने पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। तो 1 0 से 1 0, 8 से काटा, ये कितना आ रहा है? 20। तो 20 आ गई। ये मीटर पर सेकंड में आई, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 का 20, 18 चौक कितना आ रहा है? 72। तो इसकी जो स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 5 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है, तो वो कौन सी संख्या होगी? तो यहां पर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 5 चेक करेंगे, क्योंकि 5 को चेक करना आसान रहेगा। क्योंकि जिसका लास्ट का अंक 2 या 7 होगा तभी क्या होगा? यहाँ पर 5 का जो शेषफल है लास्ट में 2 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पर इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तभी यहाँ पर शेषफल कितना देगा? वो संख्या 2 देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर 5
2 या 7 नहीं है, यहाँ पर 2 या 7 नहीं है, यहाँ पर 2 या 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये लॉजिक पता है कि 5 का भाग देने पर 2 शेषफल कब आता है, जब लास्ट का अंक या तो 2 होना चाहिए 7 होना चाहिए, तभी यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 का भाग 0 और लास्ट का अंक अगर 0 या 5 हो तो उसके अंदर चला जाता है, इसीलिए अगर यहाँ पर लास्ट का अंक 2 या 7 होगा तभी तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर ये लॉजिक आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आपको 2 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है, तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि निम्न का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर 7 ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिज्म है इसका आयतन क्या होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअली जो बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट हो जाता है, ये तो क्या होता है प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, बेस का पेरीमीटर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हो जाएगा बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पिरामिड है इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है अपने पास 1/3 पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ बेस और यहाँ पर हाइट की वैल्यू दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आधार और ऊंचाई क्या है, समान है दोनों की, तो ये दोनों तो क्या करेंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या, 1/3, 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में यही दे रखा है कि 3:1 और अपने पास अनुपात ही पूछ रहा है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, बस शर्त आपको इनके जो आयतन है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण किसी समदशभुज के एक अंतःकोण का 15/16 गुना है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात होने के लिए आपको विकर्णों की भुजा, मतलब जो बहुभुज है उनकी भुजा की संख्या ज्ञात करनी होनी चाहिए कि कितनी भुजा है, तभी आप विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकालेंगे, यहाँ दे रखा है कि समबाहुभुज के अंतःकोण, तो अंतःकोण को अपन मान लेते हैं x मान लेते हैं। ये क्या है कि ये जो 10 भुज हैं इसके अंतःकोण का कितना है, 15/16 गुना है। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, समदशभुज का 10 भुजाएं हैं तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये 15/16 गुना है। तो 10 भुज का जो अंतःकोण है ये क्या हो जाएगा, 10 - 2/10 इंटू 180 होता है। ये अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इससे अपन क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 × 8 8 दूनी 16, 2 1 = 2, ये कितनी बार, 9 बार, 15 नाम कितना होता है, 135 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 135। तो ये कितना आ गया अंतःकोण, अंतःकोण ये है। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 में से 135 घटा देंगे तो बाह्य कोण कितना आएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण अपने पास आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। भुजा कैसे, अपने को 360 के अंदर अगर अपन बाह्य कोण का भाग लगा देते हैं तो अपने पास भुजाओं की संख्या आ जाती है, जो कि कितनी आएगी, 8 आएगी। जब भुजाओं की संख्या आ गई तो अब अपन क्या करेंगे, विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, एक्चुअली वो हो जाती है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n - 3/2 होता है। n कितना है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, तो 8 × कितना हो जाएगा, 5/2, तो कितना आ रहा है, ये 20। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 20 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, भुजा निकालना होता है, तभी आप विकर्ण निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले अपन भुजा निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहां बोल रहा है कि यदि 2
एलईडी टीवी और एक मोबाइल की कीमत 31,000 है, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी की कीमत 35,000 है, तो एक मोबाइल फोन की कीमत क्या होगी? ठीक है, तो 2 एलईडी टीवी और एक फोन की कीमत कितनी है? 31,000। और एक एलईडी टीवी और 2 फोन की कीमत कितनी यहाँ पर? 35,000 है। ठीक है, अपने को फोन की कीमत निकालना है तो एलईडी को गायब करना होगा, तो इस पूरी समीकरण को अपन 2 से गुणा करके इसमें से ये घटा देंगे, तभी अपने पास क्या आ जाएगा? फोन की जो मूल्य है ये आ जाएगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो ये तो कट जाएंगे आपस में, 4 में से गया तो 3, तो 3p बराबर 35 गुना 70 में से 31 गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 39,000 बचेगा। 3 का भाग 39 में दिया तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 13,000। ये अपने से पूछ रहा है कि एक मोबाइल फोन का कीमत क्या होगी? ये हो जाएगी 13,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है बेलन का आयतन का सूत्र, जिसमें अपने पास बेलन का आयतन पूछ रहा है, जहां पर त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो सीधा अपन फॉर्मूला के अंदर मान रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू एच कितना है? 20, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया 314, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 628 और ये 0, तो इसका आयतन कितना हो गया? 6280 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। सीधा करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप चंद सेकेंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और यहां बोल रहा है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों में के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है, तो इस नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये 11 प्रेक्षण है, इसका मतलब बीच वाला जो प्रेक्षण है ये अपना क्या होगा? माध्यिका होगी। इसके बाईं तरफ 5 फ्रैक्शन है, इसके दाईं तरफ भी 5 फ्रैक्शन है, बीच वाला जो संख्या है वही अपनी क्या है? माध्यिका है। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि जो समुच्चय के सबसे 5 बड़े जो फ्रैक्शन हैं, इधर वाले जो 5 फ्रैक्शन हैं, इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 3 की वृद्धि की जाती है, तो वहां क्या होगा? फ्रैक्शनों की जो संख्या है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्रैक्शन अभी भी 5 ही रहेंगे, लेकिन जो उनकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शनों की संख्या है वो 5 ही है, इधर भी 5 ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो माध्यिका है इसके जो मान है इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनों की वैल्यू जो है वो समान है, तो उनकी वैल्यू उनकी जो संख्या है समान है, तो इसलिए यहाँ पर जो माध्यिका है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो बीच की संख्या है वो हमेशा बीच में ही रहेगी, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जो लास्ट के 5 अंक है उनके अंदर ही चेंज हो रहा है, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। माध्यिका क्या होती है? बीच की संख्या होती है, तो जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगा, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहां बोल रहा है कि 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा इसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक इमारत है और एक टावर है। इमारत के शीर्ष से जो टावर है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? ये दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, ये है अपने पास 45 डिग्री। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि जो ये इमारत है इसके क्या है? यहाँ पर बोल रहा है इमारत के जो यहाँ पर आधार से जो ये टावर है इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है? ये वाला 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इमारत की जो ऊंचाई है ये दे रखा है 680 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं कि अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है तो लंब और जो आधार है इनका जो मान है, इनका जो रेशियो होता है ये क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी कितना होगा? 1 होगा। जब ये 60 डिग्री का होता है तो ये जो पूरा लंब है ये कितना हो जाता है?
√3 हो जाता है, आधार कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √3। ठीक है, तो यहां पर पूरे की वैल्यू √3 हो गई, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू 1 है, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1 बचेगी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। तो 480 किसकी वैल्यू है, √3 - 1 की वैल्यू है, और अपने को वैल्यू किसकी याद करना है, √3 की वैल्यू याद करना है। यही तो है ना टावर पूरा, तो टावर की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, √3, तो इनटू क्या कर देंगे अपन, √3 कर देंगे। तो इसका परिमेयकरण करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 और √3 + 1, तो ये तो कितना हो जाएगा, a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2 का भाग यहाँ दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + √3 हो जाएगा, और ये अपने पास क्या है, ऊंचाई निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 340 और 3 + √3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको जो ये रेशियो मेथड है इससे काफी आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये रेशियो मेथड आना चाहिए। कोई सा भी एग्जाम हो हाइट एंड डिस्टेंस का, वो सारे के सारे क्वेश्चन इन रेशियो मेथड से हल हो जाते हैं, तो आपको इन रेशियो को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, और यहां बोल रहा है कि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन थोड़ा वर्बली हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो sin² थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin इंटू कोसेक होगा, तो सेक sin इंटू कोसेक का मल्टीपल करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, sin² थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 और 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 2 बार आ रहा है, 2 बार इसके अंदर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस, और यहाँ का क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा, 1 + कोट स्क्वायर, तो 1 तो जुड़ गया, बचा गया कोट स्क्वायर थीटा बचा। तो ये अपने पास बच रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप को वर्बली हल करना होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाते हैं। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि P कोण R का 3 गुना है, S कोण Q का 4 गुना है, कोण S प्लस कोण R का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्या है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS। ठीक है, यहां बोल रहा है जो P है R का 3 गुना है, ये जो P है अगर R 1 है तो P कितना हो जाएगा, 3 गुना है। तो यहाँ पर जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इनका योग कितना होता है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 45 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 45 आ गई, ये तो कितना हो गया 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 135 हो जाएगा, इसका 3 गुना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बोल रहा है जो एस है ये क्यू का 4 गुना है, क्यू अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 36 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये अपने पास इसका 4 गुना 144 हो जाएगा। ठीक है,
और अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कोण एस प्लस कोण आर, तो एस प्लस आर जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है 189 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये इक्वेशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एलिगेशन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है इस पैटर्न का। ये चाहे सीजीएल का प्री का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल के प्री के एग्जाम हो, या आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, एलिगेशन वाला मेथड से उससे काफी आसानी से हल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है कि 60 रुपए प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 32 रुपए प्रति केजी लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण 56 प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 12% का लाभ हो रहा है, तो ये जो 56 है ये क्या होगा, ये लाभ है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये 112% की वैल्यू है 56, तो अपने को यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना है। उसके बाद ही अपन एलिगेशन लगा पाएंगे, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, पहले 60 केजी था, इधर कितना था 42 केजी था, और यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया 50 केजी निकाल लिया मिश्रण। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे, ये 10 ये 8, इनका रेशियो कितना रहा 4:5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू तो कितनी हो गई 24, तो 4 की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.2 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू ये है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। इसको हल कर लेंगे, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, x की वैल्यू 6, तो स्क्वायर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि 2 ट्राइंगल ABC और PQR सर्वांग सम है, तो AB 2 त्रिभुज क्या हो गए यहाँ पर सर्वांग सम हो गए। ठीक है, ABC ये हो गया PQR। ठीक है, यहाँ बोल रहा है AB बराबर 5 है, कोण B बराबर 40 है, कोण A बराबर 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर PQ 5 है बिल्कुल, कोण P 60 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर PQ 5 है सही है, कोण R 60 है, कोण R 60 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन से चेक कर लेना था कि कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ बोल रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पर अपन 11 का डिविजिबल रूल लगा के चेक कर लेंगे। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि जो संख्या है उसके जो विषम अंक और जो सम अंक हैं उनके अंकों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई फैक्टर या मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो अपन इनके अंकों का जो विषम संख्या है एक बार उनको जोड़ लेंगे, तो 6 6 3 9 रे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। सम संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है 6 4 4 10 आ रहा है। तो यहाँ पर इनके जो सम और विषम संख्याओं के अंकों का जो डिफरेंस है, योग का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब जीसी के अंदर 11 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन को आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, सीधा आपको इस प्रकार हल करके तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ बोल रहा है कि यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 30% के बराबर है तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का 20%
ठीक है, a माइनस बी के 30% के बराबर है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस ये हो जाएगा 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो a को इधर लाया, 2a को इधर लाया तो a बच जाएगा यहाँ पर, 3b को इधर लाएंगे तो 5b हो जाएगा। a और b का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर a और b का रेशियो हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। जब b को अपन 500% तक बढ़ा देंगे, ठीक है, तब ये a के बराबर आएगा। तो इसके b की 500% की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी, जो कि a के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, b का कितना प्रतिशत होगा, 500% होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है यदि 4 अंकों की संख्या ये है 7 से विभाज्य तो y का मान क्या होगा। ठीक है, सीधा 7 का भाग लगा के देख लेंगे। तो 7 का भाग दिया, 7 चिंग 42 बचा कितना 4, 7 चिंग 42 बचा कितना 1 बचा। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है। 14 के अंदर 7 का भाग जाएगा, इसीलिए y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 गुना हो रही है, इसका मतलब जो ब्याज है ये कितना होगा, 2 होगा। एक पर ब्याज कितना होगा, 2 होगा। तो ब्याज 2 होगा, प्रिंसिपल 1 होगा। यहाँ पर टाइम कितना दे रखा, 9 वर्षों के अंदर दर क्या हो जाएगी, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/9 इंटू 100 किया, ये क्या हो जाएगी दर परसेंट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2/9% लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, दर आ रही, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये जो अब तक की चारों शिफ्टों के जो सीजीएल के पेपर हैं, इन सबका बेहतरीन क्वेश्चन है। और जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, इसका मतलब इसकी तैयारी काफी अच्छी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो उनमें आपको देखने को मिलेंगे। जिसने इस प्रकार का कोई मॉक टेस्ट लगाया होगा, डेफिनेटली उसी को ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लगे। ठीक है, तो ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, जो कि इस साल ही ऐड हुआ है प्रायिकता का टॉपिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 2 बार निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है कि जो निशाना लगाने की जो प्रायिकता होती है, वो हो जाएगी अपने पास NCX। इन सब का मान बताऊंगा अभी। NCX ये है क्या, P की पावर X और इनटू Q की पावर N-X। N तो क्या है, यहाँ पर 10 शॉट फायर कर रहा है और 2 शॉट लगाने की प्रायिकता। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 शॉट लगाने की प्रायिकता क्या होगी, तो X का मान 2 होगा, N की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। P क्या है यहाँ पर, P वह है जो कितनी बार निशाना लगाने की प्रायिकता है एक्चुअली P, और Q क्या है, निशाना नहीं लगाने की प्रायिकता Q है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निशाना लगाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, निशाना लगाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P है। यहाँ पर निशाना लगाना, कितनी बार निशाना लगा रहा है, 5 बार लगा रहा है। 8 में से 5 बार निशाना लगा रहा है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। और निशाना नहीं लगाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी बार नहीं लगा रहा, 3 बार नहीं लगा रहा, इसका मतलब 3/8 हो जाएगी निशाना नहीं लगाने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार पूछ रहा है। ठीक है, ये मान अपन यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 से 2। ठीक है, p कितना है यहाँ पर, p की पावर, p कितना है यहाँ पर 5/8, मतलब निशाना लगाने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा 5/8, x की पावर 2 है। ठीक है, क्यों क्या है, निशाना नहीं लगाने की प्रायिकता।
तो ये हो जाएगा 3/8 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n 10 है, 10 में से 2 गए तो 8, तो इसकी पावर हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो इसको कैसे हल करते हैं, तो 10 × 9 और नीचे क्या होगा 1 × 2, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5, 5 नाम 45, तो यहाँ बच जाएगा कितना 45 बच जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 8 है तो दोनों को कंबाइंड रूप में लिख लेंगे, 8 की पावर 2, 8 की पावर 8, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे 8 की पावर 10 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 25 × 125 का 5 असल का 12, 25 जो 100 और 4 से मल्टीप्लाई किया 12 जोड़ा तो कितना होगा 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1125 आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और 3 की पावर 8 और अपॉन में 8 की पावर 10, ठीक है। तो ये क्या आ रही है अपने पास, ये आ रही है अपने पास 2 बार निशाना लगाने की प्रायिकता, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो ये था आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, या सीजीएल का जो भी पेपर है ये 4 शिफ्टों का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे कि किस तरह क्वेश्चन को करना होता है, कौन सी ट्रिक लगानी होती है, कितना टाइम लगाना होता है, किस तरीके से करना होता है, ठीक है। और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे तरीके लाता रहूंगा। और अब जो CHSL के पेपर लग रहे हैं उनकी भी जब आंसर की आएगी मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर राइट कॉर्नर पे जाके रेड बटन दबा दीजिएगा, उसका एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। उससे बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।